हमने चैप्टर स्टार्ट करना है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर बेसिकली इसका पर्पस क्या है? इंडेक्स नंबर का बेसिक पर्पस ये है कि हम इसमें कंपेयर करते हैं, ठीक है, डिफरेंट जो है डिफरेंट उसको नहीं, मतलब रिलेटेड चीज़ों को ही डिफरेंट टाइम पीरियड में हम इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमने किसी स्टूडेंट के जो है परसेंटेज मार्क्स की देखनी हो, उसके पिछले साल कितने मार्क्स आए थे, इस साल कितने मार्क्स आने के मतलब चांसेस हैं, इस तरह से हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। या आप कह सकते हो कि आपने प्राइसेस किसी चीज़ की कंपेयर करनी हो, 1990 में क्या थी, 1991 में क्या थी, कि कितना उसमें इंक्रीज़ आया या डिक्रीज़ आया, ठीक है। ये बेसिकली हमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के बारे में बताता है कि इतना परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है आपकी इस ईयर की निस्बत दूसरे ईयर में, ठीक है। और इसमें आपने बेसिकली रिलेटेड वेरिएबल्स के दरमियान ही जो है आप इसको चेंजेस को देख सकते हैं, ठीक है। टू रिलेटेड फिगर्स को कंपेयर करने के लिए हम बेसिकली ये है। इसका बेसिक रोल जो है आपका इकोनॉमिक्स में है या अकाउंटिंग वगैरह में। जो आप देखेंगे वहाँ पे टाइम टू टाइम चेंज देखना होता है उन्होंने, अकाउंटिंग में, इकोनॉमिक्स में, मतलब वो जो स्टॉक मार्केट वगैरह में कि इस मंथ में ये था, नेक्स्ट मंथ में ये, इस वीक में ये है, स्टॉक मार्केट में जो मतलब डिफरेंट चीज़ों के प्राइसेस नेक्स्ट वीक में ये, इस तरह से जो है आपने चेंजेस वहाँ पे देखनी होती है बेसिक, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। An index number is a statistical measure of average change in a variable or a group of variables with respect to time or space, ठीक है। बेसिकली इसमें टाइम के लिहाज से हम ज़्यादा चीज़ें देख रहे होते हैं इसमें, ठीक है। The variable may be enrollment of students in an institution, the cost of education for a college students, prices of a particular commodity. Next है group of commodities, wages of workers, volume of trade, sales, exports, imports, production, unemployment, group health, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हम कंपेयर कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। इंडेक्स नंबर आर obtained by expressing the data for various periods or places as percentage of। अब मैंने आपको बताया था ना कि वाइटल इंडेक्स में आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना होता था, और यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हर जो भी आपने जो कैलकुलेट करना होगा, और 100 स्टैंडर्ड होगा, 100 से मतलब कंपेयर करना होगा रिजल्ट को। अगर 100 से वैल्यू छोटी होगी तो आप कहेंगे डिक्रीज़ हुआ है इसमें, किसी भी चीज़ की प्राइस जो भी आपको यहाँ पे गिवन होगा वेजेस या क्वांटिटी में। और अगर वैल्यू 100 से बड़ी होगी तो आप कह देंगे कि इंक्रीज़ हुआ इतने %, ठीक है। Percentage of some specific period or place selected for the purpose of comparison and technically called the base. Index number may be computed weekly, monthly basis, but generally they are computed on annual basis, ठीक है। वीकली भी होते हैं, मंथली भी होते हैं, और एनुअल भी जो आपके होते हैं। स्टॉक मार्केट में तो आपको पता है डेली बेसिस पे भी काम हो रहा होता है, वीकली पे भी, मंथली पे भी। किसी भी चीज़ की जो है कंपैरिजन के लिए प्राइसेस, या किसी भी इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। आप अपने मार्क्स के बारे में भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में इतने थे, सेकंड में इतने थे, तो मतलब ये कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे भी इसकी डेफिनेशन गिवन है। An index number of is a quantity which shows by its variation the changes over time or space or of a magnitude which is not susceptible either of accurate measurement in itself or direct valuation in practice, ठीक है। ये कर लें या ऊपर वाली कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन: In short, index number is a device that measures changes occurring in data from time to time and placed from place to place, ठीक है। बेसिकली ये टाइम टू टाइम आपको चेंजेस बता रहा होता है, या प्लेस टू प्लेस। नेक्स्ट इसके बाद सिंपल एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर क्या होता है? ये सिंपल से तो आपके माइंड में आ गया। सिंपल का मतलब कि मतलब जिसमें वन वेरिएबल हो, कंपोजिट का मतलब जिसमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हों, उनको कंपेयर करने के लिए इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इंडेक्स नंबर आर जनरली क्लासिफाइड इनटू indices, simple and composite indices. An index number is called simple when it is computed for a single variable, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन होगी सिंगल जो आपका सिंपल इंडेक्स नंबर की। इंडेक्स नंबर्स ऑफ enrollment in college, enrollment in colleges, index numbers of coal prices etc. एग्जांपल्स ऑफ सिंपल इंडेक्सेस, ठीक है। जिसमें एक ही वेरिएबल होता है उसको आपने जो देखना होता है तो उसको आप कहते हैं सिंपल, जैसे कि स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट है या फिर गोल्ड की प्राइसेस हैं, इस तरह से। नेक्स्ट इसके बाद आपने इसका देख लेना है फार्मूला। इन्होंने यहाँ पे आपको एग्जांपल देके बता दी कि गोल्ड की प्राइस ये थी, फिर ये 1983 में ये थी, 1980 में ये है। उन्होंने कह दिया कि 1983 वाला जो आपका करंट ईयर हो गया, ये आपका बेस ईयर हो गया। बेस ईयर का मतलब होता है कि प्रीवियस को ही होता है, और मल्टीप्लाई पर 100 करके उन्होंने ये कैलकुलेट कर दिया।
और इसके बाद जो रिजल्ट आया 120, तो उन्होंने कह देना कि 20% जो है इंक्रीज हुआ है इस प्राइस में 1980 की निस्बत। An index number that computed from two or more variables is referred as a composite index number. Example है इसकी composite index numbers are wholesale prices index number, consumer price index numbers। ठीक है, ये आप जब चैप्टर में नेक्स्ट जाएंगे तो पता चल जाएगा कंज्यूमर इंडेक्स नंबर में आपके पास क्वांटिटी भी आ जाती है और डिफरेंट उसकी प्राइसेस आ जाती हैं, सिर्फ सिंगल वेरिएबल नहीं होता, वेरिएबल ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्शन। ये आपको पता है हर चीज़ में मतलब वो प्रॉब्लम्स तो आती है ना, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों चीज़ें साइड बाई साइड ही चलती हैं। In a compilation of index numbers, many problems are involved. The first problem is to understand the purpose. अब इसमें लोग कहते हैं कि इसका पर्पस क्या है कि इंडेक्स नंबर क्यों हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। Which an index number to serve. The purpose of index number may be to compare scores of students. ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया, scores आप compare कर सकते हैं to measure the changes in the general price level or measure changes in the production of scooters or to compare the changes in wages of factory workers over different places. ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं कि लाहौर में किसी भी मतलब जो है वर्कर की आपने कह दिया यहाँ पे ये वेजेस है, कराची में इतनी है, इस्लामाबाद में इतनी है, तो आप प्लेस के मुताबिक भी कंपेयर कर सकते हैं और टाइम के मुताबिक भी कंपेयर कर सकते हैं कि 2000 में कितनी थी, 2001 में कितनी होगी, इस तरह से डिफरेंट टाइम के मुताबिक भी और प्लेसेस के मुताबिक भी मिस जी मिस बच्चों को अलाउ करते हैं। अलाउ कर दिए जितने भी थे, 23 हैं आपकी क्लास में। अच्छा जी, नेक्स्ट है इसके बाद the next problem is to decide what data should be included. The data to be included should relate to purpose for which index number is to be used. अब नेक्स्ट अब आप इसको देखते जाएंगे जब कि इसका मतलब ये बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, आपको इजी भी लगेगा और इसका यूजफुल भी है ये चैप्टर। This step also involves the collection of data, scores, production, process, wages और whatever is being compared। ठीक है, अब यहाँ से अब इसको आप रीडिंग कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है इसके बाद मेन स्टेप्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स ऑफ अ होलसेल प्राइसेस। अब जो इंडेक्स नंबर्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, आपको तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे तो आपने इसको सोल्व कर लेना है, लेकिन जो इसका पीछे इंडेक्स नंबर को जो है कलेक्ट कर रहे होते हैं वो उनके जो है बेसिकली क्या क्या मतलब इसके स्टेप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज टू बी इंक्लूडेड देयर नंबर्स एंड प्राइस कोटेशंस। ठीक है, उन्होंने देखना है कि आपने किस किस जो है आइटम्स को इंक्लूड करना है कि आपने इसका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। ठीक है, सेकंड में आ जाता है कि बेस पीरियड आपने कौन सा लेना है, जिसका आपने प्राइस रिलेटिव निकालना होगा या लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करना होगा। प्राइस रिलेटिव में ये होता है कि आपकी बेस फिक्स होती है, लिंक रिलेटिव में ये होता है कि आपकी बेस हर साल के साथ चेंज होती जाती है। इसको भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन थर्ड पे आ जाएगा। और बेस पीरियड हम आमतौर पे उसको लेते हैं कि जो एक नॉर्मल ईयर होता है, मतलब आपके 10 साल होंगे कोई, आपने उनको कंपेयर करना होगा तो आप उसमें से वो लेते हैं कि जो नॉर्मल ईयर हो, जिसमें इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना आई हो। ठीक है, जिसमें स्ट्राइक्स ना हुई हो, फ्लड्स ना आए हो, मतलब इरेगुलरिटीज उसमें ना आई हो। सिलेक्शन ऑफ द एवरेज टू बी यूज। ठीक है, आपने देखना है कि आपने किस एवरेज को यूज़ करना है। अब बेस्ट ये होता है कि आप जो एवरेज मीन भी यूज़ कर सकते हैं, मीडियन भी यूज़ कर सकते हैं, मोड भी और ज्योमेट्रिक मीन भी। लेकिन ये बात याद रखिए, एमसीक्यूज में भी आ जाती है, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो बेस्ट एवरेज है इंडेक्स नंबर में जो यूज़ करते हैं। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ लेकिन यूज़ तो आमतौर पे हम एवरेज मीन ही कर रहे होते हैं, लेकिन जो बेस्ट रिजल्ट देती है वो ज्योमेट्रिक मीन देती है इंडेक्स नंबर में। सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट वेट्स। अब इसमें वेट्स भी आपने अप्रोप्रिएट करने हैं कि मतलब किस चीज़ को कितनी आपने इंपॉर्टेंस देनी है। इंपॉर्टेंस को ही आपको आमतौर पे हम जो है वेट्स कहते हैं ना। सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़, अब इन्होंने यहाँ पे इसको थोड़ा डिटेल में बता दिया। सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़ फॉर इंक्लूजन। द फर्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड द नंबर ऑफ कमोडिटीज़ टू बी इंक्लूडेड। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर दिस पर्पस। दो स्टैटिस्टिकल theory, there is a well-recognized principle that the larger the number of items included, the greater would be accuracy। ठीक है, ये आपने सैम्पलिंग में देखा भी है कि जितना आपका जो नंबर है वो ज़्यादा होता जाता है उतनी एक्यूरेट रिजल्ट्स आते जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये बेसिकली स्टैटिस्टिकल थ्योरी का एक प्रिंसिपल है कि जितने आपके आइटम ज़्यादा होते जाते हैं उतनी आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती जाती है। बट वी नो दैट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कमोडिटीज वुड इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेशन। अब ये भी होता है कि अब ज़्यादा नंबर के चक्कर में हम कोई एक आधा नंबर गलत एंट्री कर लें तो जिससे हमारी कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हो जाती हैं।
या फिर आपने जो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं ज़्यादा, उनको फिर इसमें एक्सपेंस एंड डिले इन द कंस्ट्रक्शन, जो उन्होंने डाटा कलेक्ट करना होता है वो फिर टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग हो जाता है, या उसमें आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगने लग जाती है। Hence, a reasonable number of commodities on the basis of their evaluated importance should be used. अच्छा, इसमें इंडेक्स नंबर में आपने बेसिकली जो यूज़ करना होता है ना कमोडिटीज़, वो आपने यूज़ करनी होती है 20 to 50 के दरमियान में। अब वो ना तो वो 20 से कम, आमतौर पर जब आपने कोई इंडेक्स नंबर को कंपेयर करना तो 20 से कम भी नहीं लेते हैं और 50 से ज़्यादा भी नहीं लेते हैं। 50 से ज़्यादा लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी क्या है, इतना डाटा तो फिर ज़्यादा ही हो जाएगा ना, फिर कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और 20 से कम लेंगे तो वो कंपेरिजन इतना अच्छा नहीं बनता है। Index number of prices are seldom of much useless value unless they consist of more than 20 commodities, and 50 is a much better number. ठीक है, however it is important to bear in mind that while deciding on their numbers, the commodities to be selected must be representative of the taste, habits and requirement of the people concerned. ठीक है, अब ये वो कह रहे हैं जब आप जिन चीज़ों को कंपैरिजन करना है आपने उनको देखना है, तो आपने ये लेनी है कि जो रिप्रेजेंटेटिव हो टेस्ट और हैबिट्स के मुताबिक, अनलाइकली टू वेरी इन क्वालिटी और ग्रेड एंड कंपेरेबल। ठीक है, ये चीज़ें आपने तीनों चीज़ें देखनी है इसके मुताबिक, मतलब जो डाटा कलेक्ट कर रहे होंगे उन्होंने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट इस पैराग्राफ को भी पढ़ लीजिएगा, यही चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि आपने जो लेना है बेसिकली सिलेक्शन करनी है कमोडिटीज़ की, उसके वो किसके मुताबिक करनी है। ठीक है, मीडियम नंबर ऑफ कमोडिटीज़ आप लेते हैं ना, तो आप लार्ज बहुत ज़्यादा ले लेते हैं या बहुत कम भी नहीं ले लेते हैं। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड। अभी मैंने आपको बताया बेस पीरियड आपने वो लेना होता है कि जो बेसिकली नॉर्मल ये हो, जिसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना ही हो। ठीक है, उसमें कोई स्ट्राइक्स फ्लड्स इस तरह की ना ही हो, ताकि प्राइसेस कम ज़्यादा एकदम से फ्लक्चुएट ना हुई हो, ज़्यादा वेरिएशन ना ही हो प्राइसेस में, अगर आप प्राइसेस को कंपेयर कर रहे हैं तो। अब इसमें आ जाता है नेक्स्ट, इसके बाद उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि बेस आप सेलेक्ट करेंगे तो दे आर फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड। दो तरह के इसमें मेथड होते हैं, फिक्स और चेन। फिक्स तो आपका हो जाता है जिसमें बेस ईयर एक फिक्स हो जाती है। चेन में वो होता है कि आपने जो लिंक रिलेटिव मैंने आपको बताया हर ईयर के मुताबिक चेंज हो जाती है, प्रीवियस को आप लेते जाते हो, एक फिक्स नहीं कर लेते हैं कि आपने इसी को बेस लेना। अब फिक्स बेस मेथड को उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। A fixed base method is one which is a particular year journey chosen the base period that remains unchanged during the lifetime of the index. It is relevant to note that the base period should not be too far distance in the past and should be a normal year. ठीक है, by normal year we generally mean a year of economic stability and free from major financial crisis and inflation. मतलब वो कह रहे हैं कि डिप्रेशन ना हो, वार ना हो, लेबर अनरेस्ट ना हो, लॉकआउट्स ना हो, मतलब ये सारी जो उसमें चीज़ें ना आई हो जो आप बेस ईयर लेना होगा, और उसको आप फिक्स भी कह सकते हैं, फिक्स ईयर भी। नेक्स्ट जो आपका आता है, in other words, it is a year during while prices may have remained more or less stable. It's a single year of a normal condition is not available. An average of the prices of several years is used as the base period. अगर वो कह रहे हैं कि आपको नॉर्मल मतलब कंडीशन ये आपकी फुलफिल ना हो रही हो, तो आप एवरेज भी ले सकते हो, 2-3 ईयर्स की आप एवरेज लेके कह देंगे कि ये हमारा बेस ईयर है। ठीक है, अब इसका जो है नेक्स्ट, ये इसका फार्मूला है प्राइस रिलेटिव का, पी एन ओवर पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये याद रखना है। ऊपर जो है ये है गिवन ईयर भी कहते हैं इसको, और करंट ईयर भी कहते हैं। जैसे कि मैंने 2020 का कैलकुलेट करनी हो कोई प्राइसेस, तो यहाँ पे मेरे 2020 की प्राइसेस आ जाएंगी, और ये प्रीवियस पी नोट बेस ईयर किसी भी ईयर से कंपेयर करना हो मैंने, फॉर एग्जांपल मैं 2020 को 2015 से कंपेयर कर रही हूँ, तो 2015 की जो प्राइसेस होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी, और 2020 की प्राइसेस यहाँ पे आ जाएंगी, पी एन ओवर पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से आप कैलकुलेट करके बता सकते हो कि ये प्राइसेस में इस साल के 2015 की निस्बत 2020 में प्राइसेस क्या रही हैं। ठीक है, ये फार्मूला आपने इस तरह से याद रखना है, पी एन ओवर पी नोट, पी एन का मतलब है करंट ईयर, पी नोट का मतलब है बेस ईयर। चेन बेस्ड मेथड क्या होता है, इसमें आपने जब भी चेन बेस्ड मेथड करना होगा, आपको लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करने पड़ेंगे। लिंक रिलेटिव क्या होता है, पी एन का मतलब है जो भी आप करंट ईयर का कैलकुलेट कर रहे हो डिवाइडेड बाय पी एन माइनस 1, यानी कि प्रीवियस ईयर। जैसे कि मैं 2020 का कैलकुलेट कर रही हूँ, तो मैं 2019 का प्रीवियस ईयर उसके जो है एज अ बेस यूज़ करूँगी। अगर मैं 2019 का कैलकुलेट कर रही हूँ, तो मैं 2018 को जो है उसका प्रीवियस एज अ बेस लूँगी। अगर मैं 2017 का फॉर एग्जांपल कर रही हूँ, तो 2016 को एज अ बेस लूँगी, और मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपको पता है हर इसमें करना ही होता है हर क्वांटिटी को।
अ चेन बेस्ड मेथड इज़ वन इन विच द बेस पीरियड इज़ नॉट फिक्स, इसमें फिक्स नहीं है। जैसे कि अगर मैंने अभी पीछे वाले में बताया था कि इसमें आपका बेस ईयर फिक्स हो जाता है, पी नोट, आप कोई भी एक ईयर को फिक्स कर लेते हैं। क्वेश्चन में मेंशन होगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे कि आपने इस ईयर को बेस ईयर लेना है या उस ईयर को बेस ईयर लेना है, या एवरेज 2-3 नंबर्स की बेस ईयर ले लेंगे, वो बता देंगे आपको। लेकिन यहाँ पे आपको जब आपने चेन बेस्ड मेथड या लिंक एनालिटिक कैलकुलेट करना होगा कि आपकी बेस ईयर हर ईयर के मुताबिक चेंज होती जाएगी, प्रीवियस ईयर को आपने लेके जाना है, ठीक है। The link relative are converted back to a fixed base method by multiplying together all the link relative। अब ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि जो लिंक relative आपने कैलकुलेट तो करनी है, लेकिन बाद में हम इसको बैक दोबारा से फिक्स बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है चेन बेस्ड मेथड के जो आपके एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। अब उन्होंने कहा कि देखिए चेन बेस्ड मेथड में आपको डायरेक्ट कंपैरिजन तो मिल जाता है बिटवीन टू ईयर, जैसे कि मैं 2020 को 2019 से कंपेयर कर रही हूँ, 2019 को मैं 2018 से कंपेयर कर रही हूँ, 2018 को 2017 से कंपेयर कर रही हूँ। मतलब आप डायरेक्ट कंपैरिजन तो कर सकते हैं बिटवीन ईच ईयर के। और नेक्स्ट इसके बाद है द चेन बेस्ड मेथड अलाउज द एडिशन ऑफ न्यू कमोडिटीज। अब इससे ये भी है कि आप न्यू इसमें कमोडिटीज उसको ऐड करते जा सकते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ ओल्ड कमोडिटीज और सब्सटीट्यूशन। अब इसमें ये इसलिए फ़ायदा है क्योंकि आपका हर साल के मुताबिक चेंज करना होता है, आपने ये नहीं करना कि एक ईयर को फिक्स कर लिया है, इसलिए इसमें आप इसमें क्वांटिटीज़ को ऐड भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो इजीली। इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द जोग्राफिकल कवरेज और द वेट ऑफ कमोडिटीज। इट सेटिस्फाइड सो कॉल सर्कुलर टेस्ट। अब ये आपका नेक्स्ट एक टेस्ट आएगा, उसको भी ये जो है सेटिस्फाई करता है। इंडेक्स नंबर विद ए फिक्स पीरियड कैन बी कंप्यूटेड बाय अ प्रोडक्ट ऑफ लिंक रिलेटिव, ठीक है। लिंक रिलेटिव आप इसमें से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही मैंने बता दिया कि इसके डिसएडवांटेज भी ये होंगे। द कंप्यूटेशनल प्रोसीजर ऑफ चेन इंडेक्स नंबर इज रिलेटिवली कम्बरसम। जब आप क्वेश्चन करेंगे ना चेन इंडेक्स के, तो आप देखेंगे कि थोड़े से लंबे होते हैं सिंपल जो प्राइस रिलेटिव की निस्बत। और इसमें यह है कि इफ एरर इज कम्यूटेड ड्यूरिंग द चेंजिंग प्रोसेस इट विल बी कैरिड थ्रू द टाइम सीरीज, through the entire series, sorry. The changes in 2 years separated by a logical interval cannot be compared. नेक्स्ट अगर आप देखें, वो कह रहे हैं कि अगर आपने कोई कंपेयर करना हो डिफरेंट लॉजिकल डिस्टेंस हो उनके दरमियान, तो फिर इनको कंपेयर भी कर सकते हैं आप। अब एवरेज मैंने आपको बता दिया कि अरिथमेटिक मीन भी यूज़ कर लेते हैं, मीडियन भी यूज़ कर लेते हैं, ज्योमेट्रिक मीन भी यूज़ कर लेते हैं। या आपने पढ़ लेनी है अच्छी तरह से, इसमें उन्होंने बताया कि हर चीज़ के एडवांटेज है कि आप अरिथमेटिक मीन यूज़ करते हो तो अपवर्ड बाइस देता है। अगर आप मीडियन यूज़ करते हो तो ये आपको क्या मतलब इसमें रिवर्सेबल नहीं है, ऊपर वाला अरिथमेटिक मीन भी रिवर्सेबल नहीं है। ज्योमेट्रिक मीन आप यूज़ करेंगे तो ये देखें ज्योमेट्रिक मीन जो है रिवर्सेबल होगा यहाँ पे, ठीक है। रिवर्सेबल होगा। इन तीनों को आपने पढ़ लेना, रीडिंग इस तरह से कर लेनी है। यहाँ पे उन्होंने लास्ट लाइन में देखो बता दिया द ज्योमेट्रिक मीन इज द मोस्ट सूटेबल एवरेज। ज्योमेट्रिक मीन मोस्ट सूटेबल है इंडेक्स नंबर के लिए एवरेज, बट इन प्रैक्टिस अरिथमेटिक मीन इज जनरली इम्प्लॉयड। लेकिन हम मैंने आपको बताया यूज हम अरिथमेटिक मीन को ही ज़्यादातर करते हैं। सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट पेयर्स। अब ये जो जितने भी हमने कंस्ट्रक्शन के पढ़े इनको आपने याद नहीं करना, अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करनी है। लेकिन जो आपका अक्सर जो है ये इसमें आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि चेन बेस्ड मेथड और फिक्स बेस्ड मेथड में डिफरेंस बताएं, ठीक है। ये अक्सर आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट इसके बाद सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट वेट क्या होता है। द लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ होलसेल price index numbers is also decide how to select weights which would you indicate relative importance of the various commodities in the group। अब बेसिकली जो आपको मैंने बताया था ना पहले भी कि वेट्स जो होते हैं एक तरह से इम्पोर्टेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं घर के जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर की बात करती हूँ, तो आप जो है अपने अपने हाउस आपका बजट है फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज ये है ना, मतलब 20,000 है आपका जो बजट है। तो आपने जो है हर चीज़ को एलोकेट कर देना कि आपने मेडिकल पे इतने जो है एक्सपेंस करना है, आपने ग्रोसरी पे इतना करना है, आपने फ्यूल पे इतना करना है। आप हर चीज़ को मतलब डिवाइड कर देते हैं कि मैंने इस पे इतना करना है। तो अब ये एक तरह से आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि आपने मेडिकल को इम्पोर्टेंस कितनी दी, फ्यूल को कितनी दी, आपने ग्रोसरी को कितनी दी, क्लॉथिंग को कितनी दी, मतलब हर चीज़ को आप इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, वेस्ट दे रहे होते हैं। It is evident that all the commodities selected are normally important. For example, eggs and coffee cannot be given the same importance as wheat and rice. Is a much more important than the coffee. It is therefore desirable that the wheat must be given more importance. अब जिस चीज़ की आपको ज़्यादा ज़रूरत है आप उसको बेसिकली ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे ना।
To meet this requirement of taking into account the relative importance of each commodity, a sample survey should be conducted. On the basis of this survey, each commodity should be assigned a multiplier which express more or less adequately. अब ये आप यहाँ से रीडिंग कर लेंगे, मैं तो मुझे लगेगा बस बुक रीडिंग ही हो रही है। आप इसको रीडिंग कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हर एक को मतलब उसके मुताबिक आपने इम्पोर्टेंस देनी है। अच्छा, ये इसका बेसिक फॉर्मूला उन्होंने बताया कि आप देखिए आपने जो इसको इम्पोर्टेंस देनी है उसका क्वांटिटी है ना, तो आपने क्यू नोट मल्टीप्लाई कर देना होता है क्वांटिटी को। अब ये क्यू नोट का मतलब है कि आपने बेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया है, और यहाँ पे क्यू एन का मतलब है कि आपने, तो देखिए इसको कहते हैं बेस ईयर वेटिंग, और यहाँ पे क्यू एन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है करंट ईयर वेटिंग, क्योंकि ये क्वांटिटी कौन सी है, करंट ईयर की क्वांटिटी है। अब अनवेटेड का एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियर होगा। सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, आपने किसी चीज को कंबाइन कर रहे हो, ठीक है, इकट्ठा कर रहे हो। और इंडेक्स नंबर तो आपको पता ही है क्या है, परसेंटेज चेंजेस देखते होते हैं। तो अब इसमें आपने देखें, आपने सॉल्यूशन अप्लाई कर दिया, जस्ट सिंपल आपने इंडेक्स नंबर नहीं कैलकुलेट किया, आपने सॉल्यूशन के फॉर्म में मतलब कॉलम्स का सम लेके फिर उसको एक दूसरे पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। आपने करंट ईयर के सम ले लेना है, बेस ईयर के सम ले लेना है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेना है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पहले क्वेश्चन देख लें फिर इसको सेकंड पार्ट को देखते हैं। जैसे देखें, फॉलोइंग आर द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज फॉर द 10 years ending with 1957, कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर विद 1948 एज अ बेस। अब उन्होंने बेस ईयर बता दिया, 1948 को आपने एज अ बेस लेना है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में कह दिया एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 years को एज अ बेस लेना है। दो क्वेश्चन करने हैं इस पार्ट में। सबसे पहले तो आपने ईयर्स को लिख लिया, ऐसे ईयर्स को लिख लेंगे, प्राइसेस को लिख लेंगे। आपने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है 1948 को एज अ बेस लेना। अब 1948 पहला साल ही है, इसको आपने बेस लेना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पी एन का मतलब है जो भी आपकी प्राइसेस है उसको ये देखिए जैसे कि 5.5 है, इसको 5.5 से ही डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे आप, ठीक है। अच्छा, ये जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास प्राइसेस 5.5 है, आपने इसका जो है इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है तो आपने 5.25 को 5.25 से ही डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, क्योंकि आपका बेस ये यही है। नेक्स्ट आप 5.87 को करेंगे तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे 5.25 से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए ठीक है, इसको आप इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, आपका ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद आपने 6.12 को फिर दोबारा से आपने जो बेस ये तो फिक्स है ना, आपने फिर 5.25 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने 5.25 को मतलब बेस ईयर इसमें फिक्स है, फिर आपने इससे डिवाइड कर देना है जो आपके पास है 1948 की प्राइस, और डिवाइडेड बाय मतलब 5.25 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली नेक्स्ट 6.25 को भी 5.25 से डिवाइड, मल्टीप्लाई बाय 100, सो इस तरह आप हर प्राइसेस को इस जो है आपकी फिक्स है यहाँ पे बेस, इस बेस से डिवाइड करते गए, मल्टीप्लाई बाय 100 करते गए, आपका ये क्वेश्चन ठीक है, ये सोल्व हो गया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है कि आपने एवरेज कितने नंबर की लेनी है? एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ईयर्स की आपने जो है एज अ बेस लेना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना होगा, 1 2 3 4 5, ये 5 ईयर्स को मतलब इनकी जो है प्राइसेस को ऐड किया और 5 पे डिवाइड कर दिया, जो भी वैल्यू आती है यहाँ से आपकी वो पी नोट बन जाएगी फिर, ठीक है। उस पी नोट को हर जो है इसे हम डिवाइड करते जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 आप करते जाएंगे। अब यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 5.798 आ जाएगी। आपने इन पाँचों जो है ठीक है, इन सबको ऐड किया, 5 पे डिवाइड किया, तो आपका 5.798 वैल्यू आ गई। उसको आप यहाँ पे एज अ बेस यूज़ करते गए और आपने ये सारे कैलकुलेट कर दिए। नेक्स्ट जो है इसके बाद वो भी देख लें, इसी तरह की एग्जाम्पल है। एवरेज प्राइसेस ऑफ सर्टेन कमोडिटीज आर गिवन बिलो। आपको जो है प्राइसेस गिवन है 1957 की, 1958 की। कंप्यूट अ सिंगल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर्स फॉर द ईयर 1958 बेस्ड ऑन 1957 पे। अब यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, इनका सम कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। कि आपका 1957 है, उन्होंने कहा है कि इसको आपने बेस ईयर लेना है। इसका सम जो हो जाएगा वो सम समीशन पी नोट हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा वो समीशन पी एन हो जाएगा। आपने समीशन पी एन की वैल्यू यहाँ से जो ऐड करके आ जाएगी वो लिख देंगे।
समेशन पी नोट की जो वैल्यू सारा कॉलम को ऐड करके वैल्यू आगे वो यहाँ पे लिखती है, ठीक है। ये हो गई आपकी समेशन पी एन और ये समेशन पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100। 95.7 आपका सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर आ गया। और आप देख लेंगे 300 से कम है, तो आप बता दोगे कितने परसेंट इसमें डिक्रीज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे ऊपर एक प्रीवियस मेथड रह गया था, वो देख लें। ये देखें सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। अब पीछे तो हमने देखा था कि आपने जो मेथड फर्स्ट था वो था सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स। वो एग्रीगेट का मतलब था कि आपने पूरे पूरे कॉलम का सम ले लेना था। एवरेज रिलेटिव का मतलब है कि आपने जो है पहले प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करेंगे, फिर बाद में जाके उस कॉलम का सम करेंगे, ठीक है। अ सिंपल एवरेज ऑफ, और एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन। मीन का मतलब क्या है कि आपने किसी चीज़ का सम लिया डिवाइडेड बाय उसकी नंबर ऑफ क्वांटिटीज, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो भी थे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो आपका मीन का फॉर्मूला होता है। एवरेज का मतलब यहाँ पे हमने इसी तरह से करना है। देखिए जैसे कि लिखा हुआ ना 1/k, कि आपने कितनी क्वांटिटीज़ का किया है। और समेशन पी एन का मतलब है कि आपने जो कॉलम कैलकुलेट किया था उसका सम कर लिया डिवाइडेड बाय वो कितनी क्वांटिटीज़ का आपने सम किया था। A simple average of price relative is an index number obtained taking an average of the price relative. आपने एवरेज बेसिकली किसकी ले रहे हैं, प्राइस रिलेटिव की, और द गिवन कमोडिटीज फॉर ईच ईयर एक्सप्रेसिंग दैट एज अ परसेंटेज, और परसेंटेज में इसको एक्सप्रेस कर देंगे। देखिए फॉर एग्जांपल 5.3 आपके पास कंप्यूट प्राइस इंडेक्स। आपने प्राइस इंडेक्स कंप्यूट करने हैं फॉर द ईयर 1958 बेस ऑन 1957। 1957 इसमें क्या है, बेस है, और 1958 के लिए कैलकुलेट करना है यूजिंग द सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड फॉर द डाटा इन एग्जांपल 5.2। आपकी जो एग्जांपल 5.2 गिवन है उसमें उसके मुताबिक आपने करना है, ठीक है। अब इसमें देखें सबसे पहला आप जब कर रहे होंगे, ये तो आपका 100 आ जाएगा, मतलब आपने उसी साल को 1957 को अपनी उस पे ईयर पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो सारे 100 आ जाएंगे। 1958 का कैसे आएगा, फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेट्स सपोज मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट वैल्यू हमारी वहाँ पे थी 335। 1958 की 335 को आप डिवाइड कर देंगे 351 पे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली आप सेकंड के लिए भी इसी तरह से कर लेंगे। आपकी जो है सेकंड है 32 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इस तरह से आपके सारे कैलकुलेट कर लेंगे। मैं ऊपर से आपको क्वेश्चन की उसमें भी दिखाती हूँ, अभी उन्होंने सिर्फ रिजल्ट गिवन है, ऊपर आपने जो क्वेश्चन में कैसे करना है देखिए। ये 1958 है कि 1957, हर 1958 की वैल्यू को 1957 की वैल्यू को डिवाइड करते गए, जैसे कि 335 को 351 पे मल्टीप्लाई बाय 100, 32 को 35 पे मल्टीप्लाई बाय 100, 11 को 10 पे मल्टीप्लाई बाय 100, 1.4 को 1.25 पे मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से सारी आपने जो है कैलकुलेट कर ली 1958 की, और ये तो सारी 100 ही आ जाती है। अब लेकिन इसका आपने नेक्स्ट क्या ये तो आपने प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट की है। नेक्स्ट इस प्राइस रिलेटिव की एवरेज लेनी है। अब इन सारे जो है इस कॉलम का सम कर लिया डिवाइड बाई कितनी क्वांटिटीज थी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्वांटिटीज का आपने सम किया है। तो आपने वो जो है सम लिख दिया यहाँ पे, ये ठीक है, ये लिखा हुआ समेशन पी एन ओवर पी नोट डिवाइडेड बाय 7, और फिर इस तरह से मल्टीप्लाई बाय 100 करके आपके पास 106.5 वैल्यू आ गई। अब ये शो कर रही है कि आपका इंक्रीज इन प्राइसेस फ्रॉम 1957 टू 1958 बाय 6.5%। नेक्स्ट मेरे ख्याल में आज इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। ये जो है 5.4 एग्जाम्पल से हम कल देख लेंगे, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन मार्क करा दूँ एक्सरसाइज के। आपने 5.20 क्वेश्चन करना है, इसमें 1995 को बेस लेना है, 1998 को बेस लेना है, ठीक है। एक में तो आपने इसी को बेस ले लेना है, एक में इसमें आपने 1998 वाले ईयर को बेस ले लेना है। नेक्स्ट 5.21 आपने जो है क्वेश्चन करना है। इसमें उन्होंने कहा द फॉलोइंग टेबल गिव्स फाइंड आउट द इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग 1954। इसमें 1954 को बेस लेना है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड में एवरेज लेनी है आपने 1958 की, 59 और 60 की, ठीक है, इन तीनों ईयर्स की
ऐड कर लेना है और 3 पे डिवाइड करके आपने इन ईयर्स को बेस बना लेना है। नेक्स्ट उसके बाद यूजिंग 2001 एज अ बेस पीरियड, 2001 के जो है इसको बेस पीरियड यूज़ करके कंप्यूट द सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स आपने कैलकुलेट कर लेना है। वो जो सिंपल जो आपने सम कर लेना होता है उसके मुताबिक आप ये कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है 5.23, इसमें भी आपने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग एज अ बेस। बेस में आपने 2001 को लेनी है, ठीक है, 2001 एज अ बेस यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव और ज्योमेट्रिक मीन प्राइस रिलेटिव। ज्योमेट्रिक मीन वाला हम कल देख लेंगे, बाकी यहाँ तक आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट मतलब इसमें ज्योमेट्रिक चलिए कल ही देख लेंगे। नेक्स्ट 5.24 में फिर आपने क्या करना है, इसमें डिस्कस द मेरिट्स डिस्क्राइब चेन बेस में। चेन बेस मेथड आज हमने क्वेश्चन नहीं किया तो यहाँ तक नहीं, आपके 5.23 तक के आपने क्वेश्चन करके आने हैं, ठीक है। क्लियर है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो।